Good morning, dear friends and students. I am Vishnu Kumar, and today we are discussing on subject of the drug student business management in the what is economics. इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है पैसे की, रुपए की। बिना रुपए पैसे के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही उसे पूर्ण रूप से सुचारू रूप से हम उसे लागू कर सकते हैं। तो इकोनॉमी क्या है, किसके अंतर्गत आती है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और कैसे हम किसी भी बिजनेस में अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो इकोनॉमी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस. Without any economic plans, we are not to start any business or any. इकोनॉमी हमारी हर एक बिजनेस को अफेक्ट करती है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हम एक इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं या इकोनॉमी एक्टिविटी अपनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। वह व्यवस्था जिससे हम किसी भी बिजनेस को पूर्ण रूप से चालू रख सकते हैं या प्रारंभ कर सकते हैं, उसे में लगने वाली पूंजी को हम उस बिजनेस की इकोनॉमी या इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं। बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है? इकोनॉमी को कार्य क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी। डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी वह इकोनॉमी जब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हम नई नई पॉलिसीज और उसकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हम किसी संबंधित क्षेत्र से कैसे हम इकोनॉमी को बढ़ाते हैं या बढ़ा सकते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कोई भी हमारी एग्रीकल्चरल बिजनेस है, तो एग्रीकल्चर बिजनेस में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बढ़ा करके उसमें अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। या कोई भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कैसे हम उस प्रोडक्शन को बढ़ा करके उस गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं या उस संबंधित बिजनेस की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं थ्योरेटिक इकोनॉमी। थ्योरेटिक इकोनॉमी मीन्स जो थ्योरेटिकल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, थ्योरेटिकल पॉलिसी बनाई जाती है is the explain the functioning of economic system. For explain, it explain as the how price of product and the productive service are determined. कि हम कैसे कैसे अपनी जो सर्विस है, प्रोडक्ट की सर्विस है, उसके प्राइस को कैसे बढ़ा सकते हैं और उसमें आने वाली अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को हम कैसे आगे जनरेट कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा अप्लाइड। Applied economy is a part of the economy in which we are to apply the multiple policies in different business or different production or manufacturing units. जैसे अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं। अगर उस रूपरेखा को हम संबंधित बिजनेस में कंटिन्यू या लागू करते हैं, तो वो बिजनेस हमारा पूर्ण रूप से सुचारू होता है और उसमें हमें प्रॉफिट मिलता है। तो अप्लाइड इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं। अप्लाइड इकोनॉमी क्या होती है कि हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं और उस रूपरेखा के अनुरूप ही हम एक प्लान या पॉलिसी के अनुरूप ही हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसके जो रिलेटिव पॉलिसीज होती हैं उनको लागू कैसे करना है या कैसे सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स, कोई इवेंट्स जो हम कर रहे हैं उसमें उनके सिग्निफिकेंस को कैसे लागू करना है और कैसे
अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं या अपने संबंधित अर्थव्यवस्था को संबंधित बिजनेस से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा इकोनॉमी के ऊपर, मोस्टली 3 प्रकार की इकोनॉमी के बारे में हमें डिस्क्राइब करना होता है। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हमें एग्जाम में मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले एक बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं ड्रग स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ द वेरियस फिनोमिना टू कंट्रोल एंड मैनेज। जब हम किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में एक से अधिक एक्टिविटी को, एक से अधिक कामों को मैनेज करके चलते हैं तो उसको मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। अभी मैनेजमेंट जिसके माध्यम से होता है उसको हम मैनेजर कहते हैं। मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करने वाला। मैनेज करने वाले को एक उपाधि दी जाती है जिसको हम मैनेजर के नाम से जानते हैं। मैनेजमेंट के साथ साथ में हम अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट को कैसे बनाते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मैनेजमेंट हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं रोल्स ऑफ मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के क्या रोल होते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैनेजमेंट का रोल पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या जिस चीज को भी हम मैनेज करते हैं उसको हमें कैसे मैनेज करना है, हमें उसकी प्लानिंग करनी होती है। जैसे अगर हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो हम प्लान करेंगे कि बाय व्हीकल जाना है, कौन से व्हीकल से जाना है, किस रोड से जाना है, कौन से रूट से हमें जाना है, कौन सी बस पकड़नी है। तो वैसे ही किसी भी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट का रोल होता है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रन करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट रोल है इसका मैनेजमेंट का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब इस प्लानिंग में क्या करते हैं, सोचते हैं, डिसाइड करते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं या क्या करना है, वो सब चीजें हम इस प्लानिंग के अंतर्गत करते हैं। सेकंड आता है हमारा जो प्लान है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग क्या करना कि अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई हमारा प्रशिक्षित स्टाफ है या ट्रेनिंग स्टाफ है तो हमें समय समय पे कोई भी रूपरेखा तैयार करनी है, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं अपने संबंधित बिजनेस से। जैसे कोई अगर इंडस्ट्री में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई क्वालिटी कंट्रोल अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो उस समय समय पे अपने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिससे हमारे संबंधित प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे। या कैसे चेक करते हैं, सेमिनार्स का, क्विज का, टेस्ट्स का हम ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हम अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को या जो मैनेजमेंट का रोल है वो उसमें आ जाता है। थर्ड आता है हमारा स्टाफिंग।
स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब स्टाफ की पूर्ति करना। स्टाफ की पूर्ति कैसे कि बिना किसी ट्रेंड स्टाफ के हम कोई भी बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही उसको हम चालू कर सकते, ना ही स्टार्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर संबंधित क्षेत्र से संबंध रखने वाले योग्यता धारक व्यक्ति को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी मैनेजमेंट में जिन्हें नहीं देंगे तो वो आसानी से उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बात करें अगर हम ड्रग स्टोर की, तो ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कोई फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा करने के उपरांत फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं। तो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टाफिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसको मैनेज करने का काम या उसको मेंटेन करने का काम मैनेजमेंट का होता है। तो एक निश्चित क्वालिफिकेशन और एजुकेशन रखने वाले पर्सन्स को ही मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अपॉइंट करता है। फोर्थ आता है इसमें डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा निर्देश। मैनेजमेंट हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दिशा निर्देश देता है कि इस काम को करने के लिए ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, दूसरा काम करने के लिए ये गाइडलाइन फॉलो करनी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस होती है, जिनको प्रोवाइड कराने का काम या डायरेक्शन देने का काम मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सामंजस्य का बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, एक दूसरे से मेल मिलाप। कोऑर्डिनेशन को कैसे मैनेज करता है मैनेजमेंट? किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए मैनेजमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को आपस में लिंक करते हैं। कैसे करते हैं? एक पूरे स्टाफ के साथ में मिलकर के कोई मीटिंग कर ली, पूरे स्टाफ के लिए कोई डायरेक्शन या कोई गाइडलाइन आई है तो कोई इकट्ठा करके आपने सबको कंबाइन करके सेमिनार अटेंड कराया, कोई क्विज, कोई ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई, तो जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ में सारा स्टाफ कोऑर्डिनेशन पे बना रहता है। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल। कंट्रोलिंग इज अ रोल ऑफ मैनेजमेंट इन ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर किसी भी चीज पे हम नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो हमारे नियंत्रण से बाहर होकर के हमें नुकसान देगी। तो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या कोई भी अन्य इंडस्ट्री है, तो सभी में मैनेजमेंट का जो रोल है वो कंट्रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्तियों पर या उनकी पॉलिसीज पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है वो इंडस्ट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में न जाकर के लॉस की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री में उस वर्कर्स पे और स्टाफ पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल नहीं रहेगा तो जो हमारा एक गोल बना होता है, एक उद्देश्य बना होता है, वो हम उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो मैनेजमेंट कमेटी या मैनेजमेंट का काम होता है कंट्रोलिंग, सभी चीजों को कंट्रोल करके रखना, पूर्ति करते रहना, समय समय पर अगर कोई इंटीमेशन आता है डिपार्टमेंट की तरफ से तो उनको पूरा करना, स्टाफ के रिक्वायरमेंट को पूरा करना, समय समय पे नई नई टेक्निक्स, नई नई लिटरेचर्स, नए लिटरेचर के साथ साथ में रिसर्च पेपर प्रोवाइड कराते रहना, जिसकी वजह से हमारे जो गोल है उसको निरंतरता बनी रहे और हम उस गोल के नजदीक पहुंचते रहे, अपने गोल को प्राप्त कर ले। इसके बाद जो रोल आता है कम्युनिकेशन।
वार्तालाप। तो मैनेजमेंट का रोल होता है इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे? सभी वर्कर से, सभी डिपार्टमेंट से समय समय पर कम्युनिकेट करते रहना। कम्युनिकेट करने से क्या होता है? कम्युनिकेट करने के साथ में किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम देखें, अगर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का बना रहता है तो कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है, कंट्रोलिंग भी होती है और आप समय समय से उनको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। उस कम्युनिकेशन से आप प्लानिंग भी सेट कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपसे ज्यादा अच्छा प्लान लिए बैठा हो और वो आपसे अगर कम्युनिकेशन नहीं करेगा या मैनेजमेंट उस कैंडिडेट से कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो उस प्लान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कम्युनिकेशन होता है तो हो सकता है वो अच्छे प्लानिंग के साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को ग्रो कर दे। इसके बाद बात आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मतलब फैसला, एक सही समय पे सही फैसला लेना। तो डिसीजन मेकिंग में ये डिसीजन मेकिंग का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि किस समय पे, किस वैल्यू पे हमें क्या डिसीजन लेना है। सपोज दैट अगर हमारी इंडस्ट्री या हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है और उस प्रॉफिट में है कि जो हमारे गुड्स हैं वो अच्छे रेट पे सेल हो रहे हैं, अच्छे सेल पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें काम होता है मैनेजमेंट का एक निर्धारित समय से एक निश्चित वैल्यू में हम एक सही डिसीजन ले जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री प्रॉफिट में आए। और अगर वही प्रॉफिट की जगह हमें लॉस हो जाए तो वो डिसीजन हमारा गलत हो जाता है। अगर हमारे गुड्स को प्रोडक्शन में जो वैल्यू हो रही है उसी वैल्यू से कम में अगर हम अपने गुड्स को बेचते हैं या अलग सप्लाई करते हैं या कस्टमर तक प्रोवाइड कराते हैं, कंज्यूमर तक प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑफिशियली बात है कि हमारी इंडस्ट्री होगी वो लॉस में जाएगी। तो लॉस का कारण क्या हुआ? डिसीजन के कारण। तो एक सही समय पे सही डिसीजन लेना होता है। लास्ट में बात करेंगे हम इनोवेशन, आविष्कार। इनोवेशन मतलब आविष्कार। तो आविष्कार से क्या फायदा होता है? ये किसका काम होता है? ये कि मैनेजमेंट का रोल होता है। आविष्कार से क्या अभिप्राय होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर कोई नया आविष्कार या नई दवाई की खोज होती है, नई असेंबली की या नई इक्विपमेंट की खोज होती है, तो उस इनोवेशन से इस मैनेजमेंट के इस इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट होता है। अब जैसे बात करें हम लेटेस्ट में कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के लिए सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी नई नई वैक्सीन तैयार कर रही है और निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन हजारों लाखों की संख्या में प्रयास करने के बाद मात्र 1 या 2 लोग इसमें सफल हो पाए और आज उन्हीं का हमारे देश में, हमारे विश्व में पूरा नाम है। तो इनोवेशन से हम अभिप्राय समझते हैं कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो इनोवेटिव एक्टिविटीज होती है, इनोवेशन के लिए कार्य होते हैं, रिसर्च कार्य होते हैं, उन सबको कंडक्ट कराने का काम हमारे मैनेजमेंट का होता है। अगर उसमें कोई इकोनॉमिक हेल्प की आवश्यकता है तो वो हमें मैनेजमेंट से मिलेगी, कोई स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है वो हमें मैनेजमेंट से मिलेगी, किसी स्टाफ की हेल्प की आवश्यकता है तो हमें मैनेजमेंट से मिलेगी, मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है। तो उसी केस में हमने पढ़ा कि व्हाट इज द मैनेजमेंट एंड द रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। द फर्स्ट इज द प्लानिंग, द एक्यूरेट प्लानिंग होता है, द गुड प्लानिंग टू इंप्रूव द बिजनेस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिजनेस। सेकंड इज द ऑर्गेनाइजिंग, organizing is a part of the management roles and which will the management to organize the events or any research or papers or the seminars or the others activity to improve the business of the industry. And third is the staffing. Staffing is the most important things of the management roles because a qualified person to make the good decision and to make the good economics of the organization of the industry. In the direction is the most important because the good direction to make the good business and the false or not good direction to make the false and
लॉस बिजनेस। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेशन का सामंजस्यता। द कोऑर्डिनेशन अगर बना रहता है तो हमारी इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करता है। वो चाहे हमारे मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच का कोऑर्डिनेशन हो, वो हमारे चाहे प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के बीच का कोऑर्डिनेशन हो, वो चाहे हमारे डिपार्टमेंटल स्टाफिंग का कोऑर्डिनेशन हो, तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोलिंग से नियंत्रण है। अगर किसी भी चीज का नियंत्रण होता है तो वो चीज सही दिशा में जाती है। अगर हम किसी भी रेलगाड़ी में बैठ जाए और वो पटरी से भटक जाए तो उसमें बैठी सभी सवारियों की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे ही अगर एक निर्धारित कंट्रोलिंग होती है तो एक निर्धारित गोल पे हम पहुंच सकते हैं। लास्ट आता है कम्युनिकेशन, वार्तालाप। अगर सभी स्टाफ के बीच में, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में या अन्य वर्कर्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन बना रहता है तो उससे हम अपने प्रॉफिट को अधिक कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को प्रॉफिट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो सही समय पे सही फैसला लेने का काम भी हमारे मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि अगर सही समय पे सही फैसला ले लिया जाए तो उससे हमारे मैनेजमेंट को बहुत सी सुविधाएं या बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को लाभ अधिक प्राप्त होता है तो उसमें काम करने वाले सभी स्टाफ, सभी वर्कर्स, सभी कैंडिडेट्स को भी प्रॉफिट होता है। लास्ट में आता है इनोवेशन, आविष्कार। आविष्कार के बिना तो कुछ नहीं है, क्योंकि आविष्कार जरूरी होता है। आविष्कार से ही नई जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।